गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर टेस्ट 2 का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 का जो टेस्ट डिस्कशन है वो उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि सपोज 10 to the power minus 17 joule of light energy is needed by the interior of the human eye to see an object. The amount of energy required to see the object is 10 to the power minus 17 joule. ये given है. Amount of energy required to see the object is 10 to the power minus 17 joule given. How many photons of green light are needed to generate this minimum amount of energy? तो number of photon आपसे पूछा जा रहा है। लैम्डा यहाँ पे गिवन है 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर। तो मैंने आपको बताया हुआ क्वांटम थियरी में E इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। तो यहाँ से n निकालोगे, नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू P लैम्डा अपॉन hc। एनर्जी यहाँ पे गिवन है 10 to the power minus 17 लैम्डा 550 into 10 to the power minus 9, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय h into c, अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power minus 25। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 55/2 अप्रोक्सीमेटली 55/2। 55/2 को अगर हम कंसीडर करें तो ये आ जाएगा 27.5 27.5। तो 27.5 को अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 28। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, मतलब ये एक इजी प्रॉब्लम थी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इससे अच्छे क्वेश्चन जो है आपने क्लास में सॉल्व किए हैं। तो ये एक इजी प्रॉब्लम थी क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या बोला जा रहा है बेटा? बोला विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बोला एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। ये सही है। मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो वही लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही है, जबकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। दूसरे ऑप्शन बोला है एनर्जी ऑफ अ क्वांटम यानी कि फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोला है फोटोन इज ऑल्सो अ क्वांटम ऑफ लाइट। फोटोन को ही क्वांटा बोलते हैं। ये भी बताया हुआ सही है। एनर्जी लेस देन अ क्वांटम कैन ऑल्सो बी इमिटेड और एब्जॉर्ब। एक फोटोन किसी भी रेडिएशन की सबसे छोटी एनर्जी वैल्यू होती है, उससे कम एनर्जी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पे लेस देन अ क्वांटम की बात की गई है, तो ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी n consists of a stream of particles called photons. Which are the following statements that are true about photons? photons के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो बोले एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द बीम इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन थोड़ी बढ़ता है, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है? गलत। ट्रू स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ फोटॉन से कोई लेना देना नहीं, फ्रीक्वेंसी का लेना देना एक फोटॉन की एनर्जी से है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे एक फोटॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन फोटॉन का नंबर उससे अफेक्टेड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोला एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द बीम इंक्रीजेस। करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द बीम आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ फोटॉन इन द बीम आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। द नंबर ऑफ फोटॉन इन द बीम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, गलत। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन में वैसे सिर्फ सी ऑप्शन दिया हुआ था, बी एंड सी दोनों होने चाहिए। तो जिसने बी भी किया है उसको भी यहाँ पे मार्क्स मिलना चाहिए, और जिसने सी किया उसको भी मार्क्स मिलने चाहिए। वैसे मोर देन वन आंसर करेक्ट अगर डिफाइंड होता तो फिर बी और सी दोनों टिक करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या बोल रहा है। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r। तो एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 4r है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज। तो अब देखो बेटा, अगर एक का रेडियस r है तो दूसरे का 4r है। तो मान लो कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 को कंसीडर करें तो r1 क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा ये 1 स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट। 1 स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट। तो एटम सेम है तो जेड वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एक तरीके से ये आ गया बेटा ए नॉट बाई जेड। और अगर हम n इज इक्वल टू 2 कंसिडर करें तो r2 हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट, मतलब 4 ए नॉट बाई जेड। तो यहां से अगर आप देखो तो r2 बाई r1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो मतलब एक तो ये पॉसिबिलिटी है n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, ये आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम टेकन का रेशियो चाहिए, मतलब एक तरीके से t1 अपॉन t2 निकालना है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो f2 बाई f1। जो टाइम पीरियड का रेशियो होगा वो फ्रीक्वेंसी के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा, तो f2 बाई f1। अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और इसी तरीके से F1 हो जाएगा एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड तो सेम रहेगा, अपॉन एन क्यूब। तो यहां से अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 1/8। T1 बाई T2 आ रहा है 1/8, तो 1:8 ऑप्शन में है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और भी है यहाँ पे, जैसे n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 लिया है, ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 ले लें तो रेडियस आ गया 4a0 बाई जेड, और n इज इक्वल टू 4 ले लो तब भी रेडियस क्या आ जाएगा? 16a0 बाई जेड। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो r4 बाई r2 आएगा बेटा, ये भी 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे T2 बाई T4 को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि F4 बाई F2 होगा। और F4 बाई F2 भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये भी 1/8 ही आ रहा है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 के केस में सी ऑप्शन करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखा जाए बेटा तो क्वेश्चन नंबर 24 ये जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच का क्वेश्चन है। तो मतलब हम इसको जो है मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं बोला था एवरेज लाइफ ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁸ सेकेंड। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन द स्टेट n is equal to 2 and before it suffers a transition to state n is equal to 1। तो मान लो ऐसी सिचुएशन है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है 1 and 2। इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है सेकंड एनर्जी लेवल में, जो कि उसका एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, और ये है ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में 10 to the ये एक इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁸ सेकंड तक ये सेकंड एनर्जी लेवल में रहता है, उसके बाद ये वापस फर्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो बोल रहा है कि the number of revolutions made by an electron when it is in state n is equal to 2 and before it suffers a transition to state n is equal to 1। तो अगर स्टेट 2 से स्टेट 1 में आता है तो उस प्रोसेस में स्टेट 2 में वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो स्टेट 2 में वो इतने टाइम के लिए रह सकता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेते हैं कि एक सेकंड में वो कितना रिवोल्यूशन कर सकता है। तो F2 is equal to 6.56 into 10 to the power 15 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है Z² अपॉन m³ सेकेंड एनर्जी लेवल में है 2³ ठीक है बेटा। तो ये आ गया 6.56 अपॉन 8 इंटू 10 to the power 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन completed by electron in excited state, total number of revolution completed by electron in excited state in 10 to the power -8 सेकेंड, जितने टाइम तक वो वहां पे है, तो इज इक्वल टू 6.56 by 8 into 10 power 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -8। तो अगर आप देखोगे बेटा तो ये सॉल्व करके आ जाता है 8.23 into 10 to the power 6 रिवोल्यूशंस। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये होना चाहिए। तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे हैं द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा, एक तो मैंने बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। और मैंने आपको बताया हुआ है टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी। ये दो फॉर्मूला है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है, तो E3 निकाल लेते हैं। E3 इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² 3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ये E3 है बेटा। तो K3 क्या हो जाएगा? Therefore K3
तो यही पॉजिटिव टाइम्स हो जाएगा, तो प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और U3 पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल हो जाएगा, तो माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 के केस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, बोले बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ स्पेक्ट्रम ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम, नहीं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये भी गलत। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का स्पेक्ट्रम कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द स्पेक्ट्रम ऑफ ओनली सोडियम एटम, गलत, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक और आयनिक स्पीसीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज करेक्ट आंसर। यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हीलियम पॉजिटिव इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एनर्जी लेवल। सेपरेशन एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को ही बोलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो सेपरेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल को बोलते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो अपने ग्राउंड स्टेट में है। सेपरेशन एनर्जी हम उस एनर्जी को भी बोल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से रिमूव हो रहा है, उसको भी सेपरेशन एनर्जी बोला जा सकता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को यूजुअली हम सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं, बट डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया। तो सेपरेशन एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमें निकालना है, तो यहां पे सेपरेशन एनर्जी जो होगा वो -E2 हो जाएगा बेटा, -E2। तो अब देखो ये सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी is equal to minus of minus 13.6 into Z स्क्वायर। हीलियम पॉजिटिव है तो हीलियम पॉजिटिव के लिए Z स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज 19.6 into 10⁻18 जूल पर एटम। Ionization energy of helium positive is equal to 19.6 into 10 to the power -18 जूल पर एटम। ये गिवन है बेटा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। तो हम इसको बोल सकते हैं
ये माइनस E1 होगा बेटा। तो E1 दैट इज माइनस 19.6 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू माइनस E0 इंटू हीलियम पॉजिटिव है तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आप यहां से बोल सकते हो therefore E0 is equal to 19.6 by 4 into 10⁻18 जूल। तो ये सॉल्व करोगे तो ये 4.9 इंटू 10⁻18 जूल आ रहा है। ये E0 आ रहा है बेटा। E0 आपने निकाल लिया। बोल रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। तो E1 ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव निकालना है। तो E1 इज इक्वल टू माइनस E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E0 हमने निकाला 4.9 इंटू 10⁻18। जेड स्क्वायर लिथियम 2 पॉजिटिव है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4.9 इंटू 9 तो ये आ जाएगा माइनस 44.1 इंटू 10⁻−18 जूल, यानी कि माइनस 4.41 इंटू 10⁻17 जूल। बात यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हो रही है, ठीक है। वैसे तो एक्चुअल वैल्यू ये है E1 की, माइनस साइन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू होनी चाहिए थी, बट नहीं है तो हम मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये होना चाहिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, अगर जिस स्टूडेंट ने E0 की वैल्यू वो स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया 2.18 इंटू 10⁻18, वो गलत आंसर निकालेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सही तरीके से वही सॉल्व कर पाएगा जो पहले यहां से E0 निकालेगा और फिर उस E0 को यूज करेगा सेकंड केस में। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे गिवन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैं बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ T2 ऑफ हाइड्रोजन एंड T3 ऑफ हीलियम पॉजिटिव। T2 ऑफ हाइड्रोजन अपॉन T3 ऑफ हीलियम पॉजिटिव ये निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब एक तरीके से F3 ऑफ हीलियम पॉजिटिव अपॉन F2 ऑफ हाइड्रोजन ये निकालना है। तो अब आप कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला सीधे यूज करो, F0 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ पे जेड जो है 2 हो जाएगा तो 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब 3 क्यूब डिवाइडेड बाय F2 ऑफ हाइड्रोजन, तो F0 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा अपॉन n क्यूब तो 2 क्यूब, तो ये आ गया बेटा 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 क्यूब, यानी कि 32/27। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सारे क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना और टेस्ट के अच्छे से एनालिसिस कर लेना, जिससे कि अगले टेस्ट के लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, ओके बेटा, बाय।